हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मतलब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कोई प्रकार तो होता नहीं है, लेकिन जनरली हमें क्लास 10th में जो है वो 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में क्या करते हैं, पूछे जाते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहोगे ताकि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझा सकूँ। ठीक है, देखता हूँ मैं इस वीडियो में, इस क्लास में कितना रिएक्शन को देख पाता हूँ, कितना अभिक्रिया को देख पाता हूँ। ये जितनी भी अभिक्रिया मैं आज पढ़ाऊँगा ये सारे अभिक्रिया आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यार तुम लोग वीडियो देखो, ठीक है, पहले क्लास को अच्छे से समझो कि मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, एग्जाम में क्या आने वाला है, कैसे आने वाला है, सारा चीज़ मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बना रहोगे। और अभी तक नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। बाकी चलते हैं, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज अगर ये PDF चाहते हो, मैं अभी हाँ, पहले मैं बता दूं कि अगर ये PDF चाहते हो तो चैनल पे जा करके, चैनल पे कहते हैं, वेबसाइट पे जा करके ये PDF को डाउनलोड कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना कोई टेंशन के। अगर आप ये लिखना नहीं चाहते हो तो PDF डाउनलोड कर लो, ncrtconcept.com पे जा करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे वो बता देते हैं। हम इससे पहले वाले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके थे। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन को देख चुके थे। हमने आपको बता भी दिया था कि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट था और इसमें ये सब मेरा एज अ नॉलेज के लिए मैं पढ़ाया था। और रासायनिक समीकरण मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। और इसके अंदर मैंने बताया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। और ये भी वाला असंतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार पूछ ही देता है 1-2 करके। ठीक है, तो इसकी तैयारी ज़रूर कर लेना, मैं इसकी स्टडी करा चुका हूँ और होप कि आप लोग जाके वीडियो देख लोगे। अदरवाइज़ नहीं देखोगे तो आपकी गलती है, आपका घाटा होगा। चलिए, आज उसके बाद हम लोग इसके बाद इस सब को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमने काफ़ी चर्चा किया था इस सभी के बारे में। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये वाला बना था। कौन क्वेश्चन बना था, कहाँ गया, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, ये वाला है। ठीक है, ये भी टॉपिक मैं ऐड कर दिया था और बताया था कि उष्मा के आधार पर दो प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं। और इसमें से ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ देता है कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए याद करके जाना भाई, पढ़ के जाना, इसको देख लो। मैं पीछे वाला वीडियो में क्लास में इसका करा दिया हूँ। ठीक है, इसकी क्लास को मैं अटेंड कर चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ, और जाके वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, अदरवाइज नहीं मिले तो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख ले। आज का क्लास जो मेरा है वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, अपघटन अभिक्रिया और वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और अपक्षेपण अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, रिडॉक्स रिएक्शन में 2 रिएक्शन देखना है। रिडॉक्स अभिक्रिया में हमें 2 रिएक्शन अभिक्रिया देखना है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया, एक अवकरण अभिक्रिया। ये सारे चीज़ को हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया में। लेकिन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले संयोजन अभिक्रिया के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, ये एग्जाम में भी पूछा गया है और इसे आप VVI, मतलब इसमें जितना भी रिएक्शन है सभी तो VVI है, मतलब इसमें कोई भी रिएक्शन को काटा नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें हर रिएक्शन को आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, यहाँ तक मैंने स्टडी कर चुकी थी, हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज मेरा जो है ये है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए, हमने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में अणुओं के बीच बंधन का बनने या टूटने के नए पदार्थ का निर्माण होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, या तो कोई बंधन बनेगा या तो कोई बंधन टूटेगा, ऐसा कुछ कंडीशन होगा तो वो रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया कि जल के अणु के टूटने से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। देखिए, अगर हम क्या करते हैं, इसको अगर क्या करते हैं, हीट करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, रिएक्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि वाटर को टूटने से, मैंने ये बताया, जल को टूटने से क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब उसी बीच में अगर हम क्या करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, बीच बंधन बनने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब अगर हम कार्बन को और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा देते हैं तो मेरा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक हानिकारक गैस है। ठीक है, जो हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है।
तो मतलब ये हुआ, हमें कहने का अर्थ ये है, हम क्या बताना चाह रहे हैं, आपको बताना ये चाह रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में दो ये चीज़ होगा, या तो कोई अभिक्रिया में जुड़ेगा एक नया पदार्थ बनेगा, या तो कोई नया पदार्थ, एक पदार्थ ऑलरेडी पहले से होगा वो टूट करके कोई अणु में मतलब एक एलिमेंट में बदल जाएगा, ठीक है, एक से एक अधिक पदार्थों में बढ़ जाएगा। तो मतलब या तो जोड़ने का काम होगा या तो टूटने का काम होगा, यहाँ पे अभिक्रिया यही होने वाली है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है, याद रखना। चलिए, तो मतलब सबसे पहला है मेरा, रासायनिक अभिक्रिया के निम्न प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन हमें इस अध्ययन में हम कक्षा 10वीं में मतलब 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये हम अपने मर्जी से लिखा, बुक ये नहीं कहता कि हमें 10 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना, लेकिन हम अपनी मर्जी से आपको बता रहे हैं कि हमें क्लास 10th में 10 टाइप के रिएक्शन को देखना होता है, ठीक है। 10 टाइप के रिएक्शन को देखना होता है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम वही रिएक्शन उठाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और किताब में भी यहीं तक रिएक्शन दिया गया है, लेकिन ये नहीं है कि रिएक्शन यहीं तक सीमित है, यहीं तक स्टेबल, ऐसा कोई बात नहीं, इसका रिएक्शन का कोई अंत नहीं है। लेकिन हमें क्लास 10th में 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है जो कि एग्जाम में इसी 10 में से एक पूछे जाते हैं हर साल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VBI आपको बल्ले बता दें, ठीक है, इसको नोट कर ही लो, बेटर है। सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, ये रिएक्शन देखने के बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो घबराइएगा मत, भागिएगा मत कि जैसे हम अभी क्या करते हैं, कुछ लोग वीडियो को स्टॉप करेंगे, नोट्स करेंगे, गोटी कल्टी मार लेंगे, यार ऐसा मत करो, मैं समझा रहा हूँ उसको समझो, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ। चलिए, तो आंसर मैंने लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह कि जब कोई एक पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ के साथ क्या करेगा, अभिक्रिया करा के एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। मतलब ये हुआ कि संयोजन मतलब संयोग, मतलब जोड़, मतलब हमेशा एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करेगा, मतलब जुटेगा। जब जो पदार्थ जुटने का काम करेगा वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, याद रखना। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जाते हैं कि मतलब कोई रिएक्शन दे दिया जाता है और रिएक्शन में क्या अगर ऐड करके एक नया प्रोडक्ट बन जाता है, एक नया पदार्थ बन जाता है, अब बताया कि ये कौन सा अभिक्रिया है, तो यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज है। यार हमेशा याद रखना, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ जुटेगा और जुट करके एक नया पदार्थ बनेगा तो याद रखना वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव के लिए संश्लेषण अभिक्रिया किसे कहते हैं तो वो ऐसे ही याद रखना। मैं ऐसे ही स्टार मार्क इसके लिख सकते हो आप, मैं ऐसा बता दिया कि एग्जाम में बहुत तरह के कुछ पूछे जाते हैं। मैं इसमें इतनी बारीकी पॉइंट से मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको कि ऑब्जेक्टिव आपको यहीं पे MCQ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सबसे पहले MCQ यहीं पे आपको क्लियर हो जाएगा, बस याद रखना, ठीक है। बहुत रफ्तार बोल रहा हूँ तो धीरे धीरे बोल देता हूँ, ठीक है। मतलब एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रटना नहीं है दोस्त, रटोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। भाई मैं ये PDFs को बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ और अगर आपको चाहिए तो वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लो यार, और अदरवाइज़ नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे गया है कि मैं आपको एक छोटे छोटे पॉइंट से लेके बता रहा हूँ। चलिए, तो जैसे कि एग्जांपल में देखता हूँ, जैसे मैंने माना एक A मेरा एक पदार्थ है और एक मेरा B मेरा पदार्थ है। अगर हम A और B को क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते तो ये जुड़ करके AB बन देता है। तो जब ये AB बना तो ये मेरा क्या हो गया, नया पदार्थ हो गया। क्या हो गया, ये एक मेरा नया पदार्थ बना, तो ये मेरा नया पदार्थ बना। और ये दो पदार्थ मिल रहा था, तो मिलने का काम क्या, संयोजन हो रहा है, मतलब जुड़ रहा है, तो जुड़ने का काम कर रहा है। जब ये जैसे कोई भी रिएक्शन में जुड़ने का काम होगा तो वो मेरा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया होगा। चलिए एक रियल एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे हम MgO प्लस वाटर को, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर पानी से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जाम्पल जैसे जहाँ की अगर आपको देखिए ये सब अगर याद ना हो, ठीक है, ये रिएक्शन मतलब ये सब चीज़ बच्चे को याद नहीं होती, काफ़ी तर कन्फ्यूजन होता रहता है, तो मैं इसलिए यहाँ करके लिख दिया हूँ, आपको बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ पे देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नोट करिए, अब एग्जाम में आपको सेम टू सेम ऐसा ही लिखना है, एग्जाम में डिट्टो लिख के आना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखोगे ना तो एक नंबर भी आपको नहीं काटेगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक नंबर भी नहीं कटेगा, तो मतलब ये है कि कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, जहाँ तक मेरा MgO क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, H2O क्या है, मेरा वाटर है, और MgO का OH का होल 2 जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ मैंने कुछ लिखा है कि यह एक अकार्बनिक यौगिक है। मतलब क्या है, ये जो मेरा है ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। उसके बाद
इसके मिलने और कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहते हैं क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा हो जाता है, दिखता है। मतलब ये जो है ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है और इसके साथ अगर हम पानी में रिएक्शन करवाते हैं तो ये दूध जैसा दिखता है, मतलब एकदम वाइट सा दिखने लगता है। इसका उपयोग पेट को अम्लता दूर करने में भी किया जाता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग, पेट के अम्लता दूर करने में। सॉरी एक मिनट, यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसके मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी कहा जाता है क्योंकि जल में घुलकर यह दूध जैसा दिखता है। चलो ठीक है, मतलब ये जो है जल में घुल करके कैसा दिखता है, ये दूध जैसा दिखने लगता है। तो इसका इस्तेमाल जो करते हैं हम लोग, उपयोग पेट को अम्लता को दूर करने में भी किया जाता है। तो यार ये याद रखो या ना रखो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ तक आपको याद रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग। सॉरी माफ़ करिए। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए आपको एग्जाम में यहीं तक लिखना है, एग्जाम में पूछेगा तो ये 2 मार्क के लिए होता है। ठीक है, एग्जाम में 2 मार्क में ही पूछा जाएगा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, 2 ही मार्क में पूछा जाता है। तो मतलब ये मत समझना कि भाई इतना लिखूंगा तो 5 मार्क, नहीं, ये मत लिखिए आप, कोई बात नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप मत लिखिए। ये जो मैं लिखाया हूँ स्टार, इसको नहीं लिखना है एग्जाम में। ठीक है, ये एज ए नॉलेज के लिए मैं बताया, लिखना यहाँ तक ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया, मतलब जब 2 तत्व जुड़ेंगे तब क्या होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 2 तत्व की बात की जा रही है, 2 तत्व, 2 एलिमेंट, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट। क्या बोलेंगे, जब 2 एलिमेंट जुटेगा तब क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 तत्व मिल करके एक नया यौगिक बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक नया यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 एलिमेंट जुटेगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कंपाउंड बनता है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का संयोजन। अब तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या होता है जब हम कार्बन और ऑक्सीजन को संयोग करवाते हैं, या फिर क्या होता है जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है। मतलब एग्जाम में आपको किसी तरह भी क्वेश्चंस दे करके फंसाना चाहेगा, लेकिन याद रखिएगा कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आपको आंसर ऐसे ही लिखना है। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन है आंसर आपको ऐसे लिखना है, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए मैंने लिखा है कि जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाते हैं। क्लियर है, और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न होते हैं। मतलब पहले बता दिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब देखिए जब एक नया एलिमेंट बनेगा ना, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ क्या होगा, जब अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया करने के बाद जो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, जो नया पदार्थ बनेगा ना, वो पदार्थ हमेशा जो एलिमेंट से मिलकर बना उस एलिमेंट से बिल्कुल भी अलग होगा। मतलब ये हुआ कि अभी यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ हम क्या रिएक्शन करवाए थे, तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बना ना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये कार्बन और ऑक्सीजन के गुण से बिल्कुल भी अलग है। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि अगर इसका गुण कुछ भी है तो इसके गुण से बिल्कुल भी ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता जुलता नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे C+O2 से मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे हम C+O2 से मिला देंगे तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन हम ऑक्सीजन की मात्रा आगे जितना लेंगे उसी हिसाब से मेरा अणु पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके परमाणु संख्या पर डिपेंड करता है। चलिए आगे चले हम लोग। अब दूसरा कुछ है, ये तो हो गया मेरा तत्व में, मतलब 2 तत्व के बीच में संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब 2 तत्व के बीच में संयोजन अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। देखिए ये कार्बन मेरा क्या है, ये एक तत्व है। ठीक है, ये चीज़ बहुत याद है, ये तत्व है और ये भी मेरा क्या है, तत्व है। जब हम तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक क्या बनता है, यौगिक बनता है। याद रखिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा कि जब हम तत्व के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, तो एक यौगिक बनता है। याद रखिए, एक यौगिक, याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे आता है कि एक तत्व और एक यौगिक के बीच अभिक्रिया। यहाँ पे क्या था, सिर्फ तत्व और तत्व था, इसमें सिर्फ तत्व था, मतलब 2 तत्व के बीच में हम अभिक्रिया करवाए थे। ठीक है, 2 तत्व के बीच में, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 तत्व होगा, अब 1 यौगिक होगा। जब ऐसा करवाएंगे तब क्या होगा, तो देखिए इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व एक यौगिक के साथ मिल करके एक नया यौगिक बनाता है। मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, ज़िंदगी में या तो तत्व है या यौगिक रहे, या यौगिक रहे या तत्व रहे। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जैसे हम एलिमेंट को एलिमेंट से रिएक्शन करवाएंगे तो फिर भी मेरा कंपाउंड बनेगा। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि यौगिक ही बनेगा। अगर हम एक एलिमेंट को और एक कंपाउंड को, मतलब एक यौगिक को रिएक्शन करवाएंगे तो फिर भी मेरा कंपाउंड ही बनेगा। मतलब हर हालत में मेरा यौगिक ही बनेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बना। यौगिक जो होगा वो दोनों से, अभिकारक के दोनों एलिमेंट और तत्वों से क्या होंगे, पदार्थ से बिल्कुल भी अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, उसके गुण से। चलिए तो पहला रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहला
मैंने लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संयोजन अभिक्रिया। मतलब क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा क्या होता है जब हम ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आप बोलोगे भाई आप तो बोले हैं कि यहाँ पे तत्व और यौगिक, तो तत्व और यौगिक क्या है, यहाँ पे तत्व कौन है यौगिक कौन है। देखिए हम पहले बता दिए जिसके अंदर एक ही अणु पाए जाते हैं वो तत्व कहलाते हैं। मतलब जो एक ही अणु से मिलकर बने होते हैं वो मेरा तत्व कहलाते हैं, याद रखिएगा। तो देखिए ऑक्सीजन जो यहाँ पे ये मेरा क्या है, तत्व है, और जो एक या एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने होते हैं वो मेरा क्या है, यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मेरा क्या यौगिक है, क्योंकि कार्बन में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, तो इसमें दो अणु है इसलिए वो मेरा यौगिक कहला गया। ऑक्सीजन में सिर्फ ओनली फॉर ऑक्सीजन के ही अणु है तो वो मेरा क्या हो गया, तत्व कहला गया। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो मतलब ये हुआ कि अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। तो हम पहले बता दिए ये मेरा क्या है, ये मेरा तत्व हो गया, ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, तत्व हो गया, ये मेरा क्या हो गया, यौगिक हो गया। क्या हो गया, यौगिक। चलो यार लिखने के मैं आपको बताइए दिया तो लिखने में क्या दिक्कत है। चलो अब आपको आंसर लिखना कैसे है, ठीक है, कैसे लिखना आंसर मैं बता। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड को है ना ऑक्सीजन के साथ संयोग कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के गुण कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों से भिन्न होते हैं। मतलब बिल्कुल भी उसके गुणों से क्या होंगे, अलग होंगे, मिलता जुलता नहीं होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये मैंने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मैंने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। ये मैंने लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन, इन दोनों को क्या किया, अभिक्रिया करवा दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो मेरा क्या है, यौगिक है, और ये मेरा क्या है, तत्व है। क्या है, तत्व है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए। अब यहाँ देखिए, तो ये तो हो गया कि एक यौगिक हो एक तत्व हो तो रिएक्शन करवाएंगे फिर भी मेरा यौगिक ही बनेगा। अब कहता है कि दो या अधिक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया। मतलब जब दो या दो से अधिक यौगिक, मतलब दोनों यौगिक होगा, जब रिएक्शन होगा तब क्या होगा। तो देखिए दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिल करके एक नया यौगिक ही बनाता है। हम आपको बता रहे हैं रिएक्शन जो भी हो यौगिक ही बनेगा, ठीक है। मतलब जब एक तत्व के साथ रिएक्शन करवाए थे तो भी यौगिक बना था, एक तत्व को एक यौगिक के साथ रिएक्शन करवाए थे तो फिर भी यौगिक बना था मेरा। लेकिन अब यहाँ पे दो यौगिक को भी अगर रिएक्शन करवाएंगे, संयोजन अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर भी मेरा ये क्या बनेगा, यौगिक ही बनेगा। चलिए इसको देखते हैं कैसा इसका रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। आप कहोगे यार लिखावट समझ नहीं आता, अरे मैं ऐसे ही, जब आपको सामने लिखा हुआ है ही तो मैं क्या लिखूँ यार, टाइम वेस्ट क्यों करूँ। चलिए रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन मैंने लिया है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी के बीच संयोजन। मतलब आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब मैं पानी को सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, या फिर ऐसे पूछा जाएगा क्या होता है जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो इसका कंडीशन में आंसर आप एक ही लिखिएगा जो मैं लिखा हूँ, ठीक है। मैंने आंसर लिखा है कि जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ संयोग कराते हैं, मतलब संयोजन अभिक्रिया करवाते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराते हैं या संयोजन अभिक्रिया कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बोलता है इसको, एसिड की जगह पे आप अम्ल भी बोल सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोल सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक अम्ल। लेकिन मैंने एसिड लिखा है, वैसे आप भी अम्ल लिखे या एसिड लिखे बराबर, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है मेरा, सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड के गुण जो होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड और पानी के दोनों से बिल्कुल अलग होंगे, मतलब भिन्न होंगे। मतलब ये हुआ कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के गुण, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर्स इज डिफरेंस टू द बोथ साइड, मतलब दोनों से क्या होंगे, बोथ डिफरेंस, ठीक है, दोनों से क्या होंगे, टू द बोथ द डिफरेंस क्या, सल्फर एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, माफ़ करिएगा थोड़ा सा इंग्लिश वीक है यार, लेकिन फिर भी बोलने की कोशिश करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ अच्छे से बोलना सीख लूँ, थोड़ा धीरे धीरे इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। बहरहाल तो हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं। हाँ तो क्या है यहाँ पे, मिटा दिया। जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया कराए तो सल्फ्यूरिक एसिड बनते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के गुण सल्फर डाइऑक्साइड के और पानी से दोनों अलग क्या होते हैं, अलग होते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड के गुण से पानी के गुण से बिल्कुल भी अलग होते हैं, कौन, सल्फ्यूरिक एसिड। एग्जाम्पल क्या समझते हैं, जब हम यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या बना है, सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, इसके गुण ये दोनों के गुण से बिल्कुल भी अलग होगा, ठीक है। तो आप एग्जाम में इस तरह से लिख सकते हैं, आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा
आई कन्फर्म, आई प्रॉमिस मैं क्या कहूँ, आपके लिखने के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जैसा लिखेगा आपका एग्जाम में वैसे ही नंबर मिलेगा, लेकिन हाँ इस तरह से अगर लिख के आते हैं तो एक नंबर भी नहीं कटेगा, लेकिन आपका राइटिंग भी थोड़ा ठीक होना चाहिए, समझ अंडरस्टैबल होना चाहिए, आपका जो लिखावट होना वो अंडरस्टैबल होना चाहिए। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं समझ ही नहीं आता, अगर मैं यहाँ पे ऐसे राइटिंग से लिख के आता है आपको समझ में नहीं आता था, सबसे पहले आप क्या करते हैं, वीडियो को काट करके सीधा गोटी मार लेते हैं। तो चलिए ये तो हो गया मेरा आज के लिए इतना ही। अगले क्लास मेरा क्या होगा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। क्लास को जरूर अटेंड करना। अटेंड कब होगा, मतलब जब वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी आप इसको अटेंड कर पाओगे, ठीक है। अगर ये नोट्स आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं अभी भी बता रहा हूँ भाई, जाओ वेबसाइट पे चले जाओ और वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई पैसे के, ठीक है। अदरवाइज़ वहाँ पे सारा चीज़ मिल जाएगा, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में मैंने चैप्टर नोट्स में मतलब नोट्स स्टेप बाय स्टेप बताना है, क्वेश्चन बुक आंसर भी बताना है, और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताना है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी बताना है, और लॉन्ग भी बताना है, ठीक है। जब मैं बताऊँगा तो वीडियो अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपको ये वीडियो अपलोड करूँगा ये सभी के बारे में, ठीक है। सभी का क्लास अगर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। खुदा हाफिज़।